नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और इस बार हम एक अलग रूप में, अलग तरीके से, जबरदस्त तरीके से प्रस्तुति देते हुए सरकार पे अब हमले करेंगे। आप सभी लोग तैयार रहें। सभी साथियों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये पिछले 20 से 25 दिन ऐसे दिन थे जिन दिनों के अंदर थोड़ा सा तबीयत भी नासाज रही, हल्की सी क्या है भागदौड़ भी ज्यादा रही। दिल्ली 15 दिन रहे, उसके बाद 10-15 दिन से अभी लगातार इसमें संघर्ष कर रहे थे। साथियों, अब हम लोग पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा डिसाइड कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपके भाई भरत बेनीवाल का आप सभी को क्रांतिकारी इकबाल पेश करता है, आपका भाई, और क्रांतिकारी सलाम आपको करता है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं साथियों, सभी लोग तैयार हो जाएं। मैंने पिछली बार ही लाइव जब किया था उसमें साफ कह दिया था कि आप लोग कमर कस ले, क्योंकि अपना आंदोलन कभी हल्का नहीं होता है। आपको पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं कि तैयार हो जाएं। जब भी आंदोलन हुआ है ऐसे नहीं होता है कि 50 भर्तियां ले ली, 200 लोग ले लिए, इकट्ठे कर लिए, खबर चलवा दी और शहीद स्मारक पे छोटे मोटे धरने दे दिए, चल गए, खत्म हो गया। साथियों, अपना आंदोलन होता है तो बहुत ही आक्रामक होता है, पूरा छापामार तरीके से होता है, सरकार की घेराबंदी होती है और ऐसी जगह पे हमारा घेराव होता है जहां पे सीधा हमारा निष्कर्ष भी निकलता है और 100% उसका सॉल्यूशन निकलता है। ये आज तक आप सभी को पता है। साथियों, आज आपका भाई दूसरे रूप में आप लोगों के साथ है। इतने दिन थोड़ा सा सोच रहे थे कि कर देंगे, सरकार धीरे धीरे कर देगी सब कुछ, लेकिन सरकार भी ढीली पड़ी हुई है तो हमें भी अब आक्रामक होना पड़ेगा, तभी सरकार उसकी प्रतिक्रिया देते हुए वो काम करेगी। साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अब हमारा महासंग्राम शुरू हो रहा है और युवा क्रांति महासंग्राम अब हमारा शुरू हो रहा है। और उस महासंग्राम की शुरुआत इस सोमवार से यानी परसों से हो रही है। साथियों, इस 12 मई को भी हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और दिन प्रतिदिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या करना है और किस तरीके से अटैक करने हैं। साथियों, हमारा आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चलता है। हमारे आंदोलन में 2-5 दिन में ही निष्कर्ष निकल जाते हैं, ये आपको पता है। एक एक करके मांगे पूरी होती है, ये भी आपको पता है। अब तक जितनी भी मांगे पूरी हुई हैं राजस्थान में, शायद अपन लोगों के अलावा किसी की भी कोई मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। एक न्यूज मैंने कल परसों लगवाई थी कि शिक्षा विभाग में तो ये भर्तियां हो रही हैं, इतनी सारी हो रही हैं, और चिकित्सा विभाग में नहीं, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। तो साथियों, आपको बता दूं, चिकित्सा विभाग में एक अध्याय हमने भर्तियों का पूरा खत्म भी कर लिया है, दोबारा से हम भर्तियां निकलवा कर लाए हैं। ये दूसरा अध्याय चालू हो गया। शिक्षा विभाग में 2018 के बाद शायद एक भी भर्ती नहीं हुई। वो खबर जो लगाई थी उसमें मेरा ही नाम से था, स्टेटमेंट भी, और खबर भी मैंने ही लगवाई थी वो, लेकिन वो इसलिए लगवाई थी कि चिकित्सा मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाया जाए और सीएम तक भी इस बात को पहुंचाया जाए कि चिकित्सा विभाग में काम कम हो रहा है, ताकि चिकित्सा मंत्री एक्टिव हो। इस वजह से मैंने वो खबर लगवाई थी। बाकी अब तक शिक्षा विभाग में जितनी भर्तियों की बात करें तो शायद अब तक लेवल फर्स्ट की जो है वो भी अभी तक उनको ज्वाइनिंग का भी बाकी बचा हुआ है थोड़ा बहुत काम, और बाकी कोई भी भर्ती अभी तक चालू होती है तो रद्द हो जाती है, रद्द हुई है तो अब वापस से दोबारा से करवाने की बात है आगे चल के। तो इसी तरह से चल रहा है सब कुछ। अभी तक उसमें भी कुछ ज्यादा निहाल वाला काम नहीं हुआ है, वहां तो शुरुआत भी नहीं हुई है, और उसमें भी रीट में भी अपना बहुत बड़ा रोल था, फर्जीवाड़े को रोकने में भी अपना महा अभियान चला था और बड़ा आंदोलन जो है अपन ने किया, और फर्जीवाड़े के लिए कानून बनवाने में भी अपन लोगों की अहम भूमिका रही, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं, उनको भी पूरा करवाएंगे। साथियों, तो आप सभी से मैं आज लाइव आया हूं, सभी से मुखातिब होने आया हूं, तो वो इसलिए आया हूं साथियों कि एक बड़े आंदोलन की हमारी तैयारी है, प्लस जो भर्तियों के से संबंधित जो है सभी भर्तियों से संबंधित सारी सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाने आया हूं। मैं मंत्री जी से मिला था और 30-35 मिनट से तो ज्यादा ही हम लोगों की बात हुई, और उस दौरान सभी भर्तियों पे भी चर्चा हुई, सभी मुद्दों पे भी चर्चा हुई, वो मैं बता देता हूं। साथ ही कई उच्च अधिकारियों से भी हम मिले। एमडी साहब अभी लगातार 13 तारीख तक और छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको प्रशिक्षण पे भेजा गया है, जो है मेडिकल हेल्थ को, पूरे सिस्टम को सुधारने के हिसाब से। क्या है, अधिकारियों को बाहर देशों में भी कई नई चीजें सीखने के हिसाब से भेजा जाता है, तो उस हिसाब से उनको पहले गुजरात जाना पड़ा और गुजरात से फिर
वो अभी कनाडा गए हुए हैं। पिछले मंथ भी वो गए थे, अभी 8-10-15 दिन पहले गए थे, बीच में बस 5-7 दिन के लिए आए हैं। फिर उससे पहले श्रीलंका गए थे, श्रीलंका के बाद अलग अलग देशों में जा रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से उनको जाना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी पेरिस गए थे वो पिछले महीने। तो साथियों, अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे कह दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे सभी साथियों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आंदोलन को मजबूत किया जा सके, महासंग्राम को मजबूत किया जा सके। क्योंकि इस चिकित्सा विभाग के अंदर जो गलत रीतियां चल रही हैं, उन गलत रीतियों को खत्म करने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और आप लोगों को उसमें साथ देना है। साथियों, जो लोग नौकरियां लग गए, उनसे निवेदन करना चाहता हूं सबसे ज्यादा कि आप छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको जगाइए, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए और आप लोगों से संबंधित भी जो सूचनाएं वो मैं आप लोगों से बता देता हूं, जो जो काम आगे हुए वो भी मैं बता देता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितना भी चिकित्सा महकमा है, उसके अंदर संविदा प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। जो भी भर्तियां आनी चाहिए वो सारी की सारी स्थायी भर्तियां आनी चाहिए। संविदा पे फिर से एएनएम की भर्तियां अलग अलग जिलों के हिसाब से निकालने का प्रयास हो रहा है, उनको रोकने के लिए हम लोग तत्पर है। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, नहीं तो नई जो एएनएम की भर्ती है, वापिस से स्थायी भर्ती हम निकलवाने के लिए जो तैयारी कर रखी थी, वो वापिस अटकने की ओर चली जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सरकार फिर से कोई ना कोई गेम खेलेगी और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है गेम सरकार खेले इतनी देर, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर हमने गेम खेला तो सरकार को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। तो साथियों, सरकार के को तो हम साफ कहना चाहते हैं कि ऐसे कर दो, नहीं तो गेट्टी में गुट्ठा दे के करवाना भी हमें आता है। तो ढंग से सरकार कान खोल के सुन ले। नंबर 1, सीएचओ और नर्सिंग भर्ती। नर्सिंग भर्ती के 1250 पद थे साथियों, जो एक वित्त विभाग से फाइल क्लियर हुई थी। उसके अंदर 4900 कुछ पदों को और जुड़वाने का हमने प्रयास किया, परंतु संविदा पे लेने का प्रयास इंटरनली सरकार करने का की तैयारियां कर रही है। साथ ही आपको मैं बता दूं, जो भर्ती है सीएचओ है, सीएचओ की विज्ञप्ति जल्द ही जारी होनी थी, लेकिन अब इन्होंने एक नया जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सभी भर्तियों को उसी के अंडर में ही कॉन्ट्रैक्ट पे जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसी के अंडर में, उसी के रूल्स से होने के लिए उन्होंने मतलब सोच रखा है। तो साथियों, ऐसे में हमने सरकार के सामने क्लियर बातें रखी हैं, साफ बातें रखी है, सारी चीज पूरी फाइल क्लियर हो गई थी, वित्तीय स्वीकृति सभी को पता है, मिल गई थी, ऑनलाइन मैंने डाल रखा है, सारी चीजें डाल रखी है। लेकिन उसके बावजूद अब ये डीओपी लॉ और फाइनेंस से क्लियर होनी थी। डीओपी से साथियों पिछले शुक्रवार को फाइल क्लियर हो चुकी है। जहां तक मेरी उम्मीद है सोमवार मंगलवार तक ये फाइल डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी और 2 दिन के बाद उसके अंदर विज्ञप्ति जारी करने की इन्होंने बात कही है। लेकिन जिस तरह से ढिलाई बरत रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हमारा महासंग्राम सोमवार से शुरू है। अगर सरकार हल्की सी भी लेट करती है तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह मैं सरकार को खुली चेतावनी दे रहा हूं और मेरी चेतावनी कभी भी हल्की नहीं होती है। सरकार कान खोल के सुन ले, मेरी चेतावनी जो बोला है वो किया है और मैं बोल रहा हूं कि हम लोग तांडव मचा देंगे, तांडव। और तांडव कैसा होता है वो आपने पहले भी देखा और आगे भी देखेंगे। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारों की रैलियां हो, चाहे चिकित्सा कर्मियों की रैलियां हो, सबसे बड़ी रैलियां यूट्यूब पे पड़ी हैं, खोल के देख लेना। हम किस हद तक जा सकते हैं वो आप खोल के देख लेना। हम दिल्ली भी जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे, आगे चुनाव है आप लोगों के, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे कि सिर्फ फोटो खिंचवा ली, खबर चलवा दी। हम सीधा अटैक करते हैं। हम चुनावी रणनीति जो होती है उसके ऊपर भी आपके अटैक करते हैं और हमारा काम होता है 100%। अच्छा है कि प्यार से कर दें, अच्छी बात रहेगी, आपका हमारा व्यवहार भी बना रहेगा। उल्टा पड़ेंगे तो आप लोगों पे भी भारी पड़ेगा और उल्टी सीधी बातें भी होंगी। तो इससे अच्छा है कि आप आसानी से कर दें। तो नर्सिंग भर्ती के बारे में मैं बता दूं साथियों, इसकी फाइल मंत्री जी के पास थी, मंत्री जी से कार्मिक विभाग के पास गई वापस। साथियों, आरपीएससी ने जो है इसको लिखित परीक्षा से कराने के लिए संशय जताया है। संशय इसलिए जताया है क्योंकि सीएमओ से जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास हो रहा है कि कैसे भी ये लिखित परीक्षा से नहीं होनी चाहिए, मेरिट परीक्षा से होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि लिखित परीक्षा से एक एक भर्ती चिकित्सा विभाग की होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? वो ही रोड़ा सेम रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन की आगे की भर्तियों में अटकने जा रहा है। साथियों, मैं किस लिए करवाना चाहता हूं लिखित परीक्षा? जो एलटी वाले, लैब टेक्नीशियन वाले साथी, रेडियोग्राफर वाले, नर्सिंग वाले, फार्मेसी वाले, सभी के लिए मैं कॉमनली ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, ये वीडियो लाइव जो आया हूं मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि कॉमनली आप लोगों की सबकी एक समस्या है, मान लेना मेरी बात,
क्योंकि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन में पिछली बार कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, लोग डिग्रियां बनवा के ले आए। कौन लोग चाहते हैं मेरिट से? मैं बताता हूं आपको कौन लोग चाहते हैं मेरिट से। मेरिट से वो लोग चाहते हैं जो फर्जी डिग्रियां बनवा के लाएंगे। अभी एमपी, यूपी, सभी जगह से, अलग अलग जगह से, सभी जगह से डिग्रियां बनवा के लाएंगे साथियों। और ऐसे लोग चाहते हैं कि ये भर्तियां सारी की सारी मेरिट से हो। 12th की उनकी झारखंड की मार्कशीट होंगी, एनआईओएस की मार्कशीट होगी, कोई और की मार्कशीट होगी, पता नहीं किस किस की कहां से, हैदराबाद से मार्कशीटें ले आते हैं। तो साथियों, इस चीज को रोकने के लिए मैंने एसओजी में भी मुकदमे दर्ज करवाए थे। आप सभी को पता है अभी भी मुकदमा चल रहा है। जो पिछली आरटी और एलटी की भर्ती में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, आप सभी को पता है। साथियों, इन समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है, 1-1.5 साल हो गया, अब तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई है एलटीआरटी की। उसमें अभी भी एक लिस्ट और आनी बाकी है, लैब टेक्नीशियन में भी, रेडियोग्राफर में भी। साथियों, अब तक भी एक लिस्ट और आनी बाकी, की फर्जियों को हमने बाहर कर दिया, लेकिन अब तक भी उनकी जगह पे लिस्ट जारी पूरी नहीं हुई है। वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसको भी जारी करवाने के लिए हम वापिस अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलेंगे, और मिले भी हैं। उन्होंने कहा भी है कि भी हाँ ठीक है, हम इसका समाधान कर रहे हैं। उन्होंने वापस हमें मिलने के लिए बुलाया है मंडे को। तो साथियों, हम उनसे मिलेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो वंचित रह गए थे, पहले वाले साथी लोग, आप लोग एकजुटता बनाए रखिए। आप अभी जो अटैक हो रहा है उसमें हमारा साथ दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम हर हाल में सॉल्व करवा के लाएंगे। दूसरी चीज, लिखित परीक्षा से भर्तियां उनसे पूछ लीजिए, अपने सीनियर से, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो आरपीएमसी, आरयूएचएस या कोई भी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान से, आप खुद सोचिए कि भाई जो लोग बाहर से डिग्रियां बनवा लाते हैं वो 90% की बनवा लाते हैं। 12th में किसी का सीबीएसई बोर्ड है, किसी सरकारी स्कूल है, किसी की प्राइवेट है, 12th की मेरिट जोड़ी जाती है। बताओ इसमें, सोचिए साथियों, आप खुद सोचिए कि कितना गलत हो रहा है। साथियों, 12th की मार्कशीटें लोग बाहर से फर्जी बनवा लाते हैं मेरिट के अंदर। आप सभी को पता है, मेरिट जब आधार बनाए। फिर आती है बोनस अंक की बात। बोनस अंक के सर्टिफिकेट भी आधे से ज्यादा कोई पीपीपी मोड वाला है, कोई ठेके पे है, कोई कहीं से बनवा लाता है, कोई सेमी गवर्नमेंट का बनवा लाता है और चल रहा है ढर्रा। और वो सर्टिफिकेट लगा के 1 साल के 10 अंक बोनस मिलते हैं, मेरिट आधार पे भर्ती होती है, एक तरफा उनका काम हो जाता है। इस तरीके से वो सरकारी नौकरियां लग जाते हैं। और इसी तरीके से, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, फेयर लोग भी होते हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं इसमें। भर्ती का 40% हिस्सा ऐसा है कि फर्जी लोगों से भर जाता है। और वो फर्जी लोग कैसे लोगों का इलाज करेंगे, सरकार को सोचना चाहिए। जिनको आज तक, जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, जिनको कुछ करना नहीं आता, जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लैब टेक्नीशियन का कार्य नहीं किया, रेडियोग्राफर का काम नहीं किया, वो कैसे किसी को सेवाएं देगा? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो साथ सरकार के सोचने की तो है ही है बात, साथ ही आप लोगों के भी सोचने की है कि संविदा पे भर्ती आती है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग जा के 7-7 हजार में फॉर्म भर देते हैं, और फिर वो पीड़ित होते रहते, शोषित होते रहते हैं। 5 साल बाद वो परमानेंट होने के लिए आंदोलन करते हैं। फिर मेरिट आधार पे और इस आधार पे भर्तियां होती है, फर्जीवाड़े होते हैं। हर तरीके से फर्जीवाड़े करने का क्या राजस्थान सरकार ने ठेका ले लिया है क्या? तो राजस्थान सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूं, आप में दम हो तो मेरिट आधार पे भर्ती करा के बता देना। भरत बेनीवाल, एक राजस्थान का एक बब्बर शेर आपसे खड़ी टक्कर लेगा और आमने सामने की टक्कर लेगा। सरकार में दम हो तो लिखित परीक्षा से सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से करा के दिखाए, तब मानेंगे कि आपने फर्जीवाड़े राजस्थान में रोके हैं। आप फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बना रहे हो। किस तरह का कानून बना रहे हो? एक तरफ तो आप फर्जीवाड़े के कानून बनाने की आप बात करते हो, एक तरफ फर्जीवाड़ा हो रहा है खुलेआम। चिकित्सा विभाग के अंदर फर्जीवाड़ा, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील फील्ड है, जिसके अंदर एक भी फर्जी आदमी लेना गलत है, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ आप लोग करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2nd 3rd ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हैं सारी लिखित परीक्षा से हो रही है, लेकिन चिकित्सा विभाग की भर्तियां क्यों? 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आप लोगों ने मेरिट आधार पर करवाने का प्रयास कर रहे हो। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए, नहीं तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, भरत बेनीवाल उस हद तक जाएगा जिस हद तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा कांड होगा, और हो सकता है विश्व का भी सबसे बड़ा कांड हो वो। मैं खुली चुनौती सरकार को देता हूं, अगर लिखित परीक्षा से भर्ती नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने अभी जो कुछ बातें आ रही हैं जो आने वाली भर्ती के लिए छोटी मोटी निकल कर, तो सरकार से इतने दिन हम सोच रहे थे कि यार मंत्री जी ठीक है, आराम से कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। तो मंत्री जी, आपकी सारी बातें धीरे धीरे आप खुद ही बदलते जा रहे हैं और आपकी बातें खराब होती जा रही है।
तो जबान रखिए और अपनी बात को रखिए। मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात को रखें। उन्होंने वादा किया था कि ये 6000 पद होने के बाद 100% हम हर भर्ती लिखित परीक्षा से कराएंगे। क्यों नहीं करा रहे हैं आप चंद 1200 लोगों को लाभ देने के लिए कैसे आप किसी भर्ती को मेरिट से करा सकते हैं? क्या आप लोगों को 1.25 लाख बेरोजगार युवा नहीं दिखते? नर्सिंग के, आपको फार्मेसी के 25,000 युवा नहीं दिखते? 30,000 युवा नहीं दिखते? क्या आपको लिए 2-3 हजार युवा बस मायने रखते हैं? ये बात कौन सी बात हुई? आप क्लियर बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, साफ सुथरी बात कीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता आप दिखाने लग गए तो कहने का मतलब तो ये हो गया कि भाई ठीक है, उसमें से फेयर लोग होंगे, मेरिट की जो भर्ती चाहते हैं उसमें से, जो संविदा पे लगे हुए हैं उसमें से भी फेयर लोग हैं काफी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सारे ही फेयर है, उसमें से 50% अनफेयर लोग भी हैं। अब कई भर्तियां ऐसी हो रही है मेरिट आधार पे, संविदा पे जो भर्तियां हो रही है 108 है, 108 में एक फोन में मंत्रियों के, विधायकों के फोनों में डायरेक्ट सीधे के सीधे कर्मचारी लग जाते हैं और फिर उनको बोनस अंक मिलता है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। 108 में भी, 108 में भी हम सभी साथियों के साथ है, क्योंकि उन्होंने भी डिग्रियां की है। राजस्थान से जिसने डिग्री की है, प्योर तरीके से की है, या कहीं भी किसी अच्छे संस्थान से की है, चाहे यूपी से की हो चाहे एमपी से, लेकिन भाई गवर्नमेंट संस्थान से की है तो वो तो फेयर है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़े से डिग्रियां ले आते हैं और वो घुस जाते हैं और गलत तरीके से 40% भर्तियां फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सारी की सारी भर्तियों में एक ही रोड आ रहा है साथियों, वापस से जो फाइलें लेट हो रही हैं उसका रीजन ही सिर्फ एक है, कुछ लोग मेरिट आधार पर भर्तियां इसलिए कराने चले जाते हैं। यूं कह रहे हैं रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की भर्ती सिर्फ 6 महीने में हो जाएगी। कौन कह रहा है आपको 6 महीने में हो जाएगी? 45 दिन में कराने की बात हुई थी। आपको ध्यान हो तो रोहित कुमार सिंह जी थे पीएचएस अपने राजस्थान के चिकित्सा विभाग के, जिस टाइम जब कोरोना था कोई बाहर नहीं निकलता था, अकेला भरत बेनीवाल रोडों पे घूमता था। भर्तियां शुरू करवाई रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की, उस वक्त जो पिछली भर्ती करवाई, उस भर्ती के अंदर मेरिट आधार पे सिर्फ इसलिए कराने का उनको हमने कहा था कि चलो ठीक है, अभी भीड़ इकट्ठी होगी, लिखित परीक्षा से भर्ती करवाएंगे तो कोरोना का समय है तो ऐसे में आप चलो इसको कर दीजिए। 45 दिन का समय हमने फिक्स करवाया था, उसके बावजूद वो भर्ती कितने दिन में सलटी? अब तक 1.5 साल हो गया उस भर्ती को। आप खुद सोच लीजिए, 45 दिन से 1.5 साल पे आ गई, लेकिन भर्ती अभी तक कंप्लीट होने में नहीं आ रही है साथियों। इसलिए कह रहा हूं कि फिर फंसेगी। सीधी बात है, परीक्षा हो, सरकार परीक्षा तिथि तय करवाए, क्योंकि मुझे पता है आरयूएचएस और आरपीएमसी वाले तो जितने भी हैं, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल वाले जितने भी हैं, जो बच्चे हैं जो योग्य हैं अपनी पढ़ाई, डिग्री 3-3 साल का डिप्लोमा जीएनएम का वो 5-5, 6-6 साल में करके निकल रहे हैं। जो लोग आरपीएमसी वाले हैं वो 2 साल का डिप्लोमा 6-6 साल में करके निकल रहे हैं। आरयूएचएस वाले तो बिल्कुल चलो एग्जैक्टली टाइम पे हो जाते हैं, वो भी हमने उस टाइम ऑनलाइन करवा दी आरयूएचएस पूरी की पूरी, और समय पे परीक्षा करवाने के हिसाब से सबसे बड़ा मेरा आंदोलन ही आरयूएचएस का रहा था, और उसके वजह से सारा ढर्रा कंप्लीटली सही सा रहा, जो प्रॉपर टाइम पे सब कुछ एग्जाम्स और रिजल्ट और सारी प्रॉपर होते हैं। तो साथियों, इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग मेहनत करते हो और बाहर से कोई डीम्ड यूनिवर्सिटियों से फर्जी डिग्रियां बनवा लाएंगे, फिर से उन भर्तियों को अटकाते फिरेंगे, फिर अटकती फिरेंगे। इसलिए साफ सुथरी एक ही बात है, लिखित परीक्षा से भर्तियां हो, और 800 पदों पे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन पे 900 पदों पे भर्ती आ रही है। नर्सिंग पदों पे 1250 है, उसमें पदों को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से हमारी तैयारी चल रही है, बड़ी जंग चल रही है। सीएचओ की नई भर्ती है, उसमें जो रोड आ रहा है मैं बता देता हूं साथियों। उसके बाद में सीएचओ जो लगे हुए हैं साथी, उनके लिए भी बताऊंगा। फार्मासिस्ट वाले साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, रेडियोग्राफर वाले साथियों को कहना चाहता हूं, लैब टेक्नीशियन वालों को, ईसीजी वालों को, फार्मासिस्ट वालों को, सभी को कहना चाहता हूं कि आप जो भी साथी मुझे लिखित परीक्षा से चाहता है, और अगली भर्ती फाइनल ईयर में तो जो बच्चे मौजूद हैं, खास करके सेकंड ईयर वाले, उन सब बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया काम होगा कि वो लिखित परीक्षा से, जो भी जिसमें दम होगा वो आ जाएगा। लिखित परीक्षा से आते हैं जिसका भी योग्य होगा, तो हम अभी सभी जगह पे अभी राउंड अप करेंगे, बड़ा आंदोलन हमारा शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग लिखित परीक्षा से भर्ती चाहते हैं कि भी वास्तव में ही 3 महीने में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और इनकी भर्तियां पूरी हो, नर्सिंग की भर्ती 3 महीने में पूरी हो, 4 महीने में फार्मासिस्ट की भर्ती लिखित परीक्षा से अभी पूरी हो, वो सभी साथी लोग एक बार और 9309393793 पे व्हाट्सएप करें हमें अपना नंबर, जो लिखित परीक्षा से हमारा साथ देना चाहते हैं, और वो एनी टाइम हमारे साथ रहेंगे अभी कम से कम 20 दिन तक। एनी टाइम का मतलब यह है कि भाई जैसे कल परसों 3 दिन अभी आंदोलन कर रखा है, तो लगातार वो लोग साथ रहेंगे। गाड़ियों की व्यवस्था मेरे पास है, आप लोग चिंता ना करें, माइक वाइक सब लगा के पूरी तैयारी है। साथियों, आपसे निवेदन है कि साथ दें। साथ ही सीएचओ वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, वापिस बार बार इस सीएचओ की भर्ती में रोड अटकाने के काम कर रहे हैं ये लोग।
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए वैसे तो मेरी बात हो चुकी है। मंत्री जी ने भी साफ सुथरे तरीके से कह दिया कि हम हर हाल में, उन्होंने साफ 15 तारीख का कहा था कि 15 तारीख से पहले मैं विज्ञप्ति जारी कर दूंगा। मंत्री जी 15 तारीख से पहले नहीं, हमें हर हाल में ही 12-13 तक ही विज्ञप्ति चाहिए, 11-12-13 तक लास्ट, नहीं तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। और बड़े आंदोलन का मतलब, आप भरत बेनीवाल के बड़े आंदोलन का मतलब आप समझ लीजिए कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप खुली चुनौती समझ लीजिए इस चीज को। साथियों, मेडिकल ऑफिसर के लिए 1000 पदों पे जल्द भर्ती आ रही है, उसके लिए भी हम लोग कारगर तरीके से लगे हुए हैं। 800-850 के करीब वैसे हैं और 150 से 180 के करीब जो है पहले की वो रह गई थी खाली सीटें, वो पद इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो 1050-40 के करीब ये पद हो जाएंगे। साथियों, अब साथियों मैं आ जाऊं, कोविड जो CHA वाले साथी है वो भी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों के लिए बोनस अंक के लिए हमने बात की थी, शुक्रवार को बैठक हुई है, मैं आपको बता दूं हमारी, और बैठक के दौरान काफी कुछ चीजों पे चर्चा हुई है। हमने बताया है तरीका कि कैसे आप लोगों को बोनस अंक दिया जा सकता है। जो आप लोग इतने दिन के लिए रहे हो, दिल्ली गए थे तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे भिजवाई भी है नोटिस के तौर पे निर्माण भवन से, लेकिन अभी क्या है, आप कोविड इमरजेंसी फंड के हिसाब से आप लोगों को लगाया गया था, फंड इनके पास है नहीं, तो एक्सटेंशन का चांस अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन जब सरकार ये कह रही है, मैंने ये कहा था कि भाई सरकार जब ये कह रही है कि भाई हम लोग इनको जब भी जरूरत पड़ेगी हम वापस बुला लेंगे, तो मतलब ये इन्होंने एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना के आपको छोड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत ही गलत है, सरकार का गलत तरीका है, बात करने का तरीका गलत है। मंत्री जी को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो बात थी तो आप पहले क्लियर कह के लेते, क्लियर कहते नहीं हो और आगे चल के इस तरह की जो असमंजस्य की स्थिति आप पैदा करते हो, इन्हीं की वजह से आज ये आंदोलन होते हैं, सभी कुछ होते हैं। मैंने CHA वाले साथियों से पहले भी कहा था कि आप लोग अभी से एकजुट हो जाओगे तो आप लोगों का एक्सटेंशन फिर हो जाएगा, लेकिन क्या है, आप लोग सारे हटने के बाद एकजुट हुए। ये बात मेरा कहने का मतलब था। उस वक्त मैंने कभी, एक भाई कह रहा था वो कि भी मंत्री जी के लिए ऐसे, मंत्री जी को भरत जी ने ये बोल दिया, ये एक भाई बोल रहा था, तो मैं आप भाई से ये पूछना चाहता हूं, भाई अगर मेरे मान रहे हैं मंत्री जी तो मैं कह रहा हूं ना आपको, आप लोगों के लिए 10,000 क्यों 20,000 नई भर्तियां निकालें और लिखित परीक्षा से कराएं और आप लोगों का सभी का नंबर आ जाएगा। ANM के लिए भी मैंने तो 8,000 भर्तियों की डिमांड कर रखी है, तो उनके लिए भी कर दें। तो फिर संविदा पे साइड में भर्तियां क्यों निकाल रही है सरकार? ये भी तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को उधर से घुसा देंगे, ये इधर से घुसा देंगे, बेवकूफ बना देंगे, कह देंगे कि हम तो यूं घुसाएंगे वो घुसाएंगे, ऐसे कर करके बेवकूफ बनाते रहेंगे और इसी तरह से ढर्रा चलता रहेगा। तो संविदा प्रथा का जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर नई भर्तियां आती हैं, मैं आपको अभी कह रहा हूं, उसमें आप लोगों को फिर फायदा मिल जाएगा। आपको उल्टा मांग उठानी चाहिए इस चीज की भी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर सरकार इन मांगों पे पूरी तरह से विचार नहीं करती और दिक्कत आती है तो कम से कम आपको बोनस अंक मिल जाए। देखिए, मैं जो बात हो सकती है वही बात करता हूं, फर्जी बातें मेरे को नहीं आती है, मैं नियमित करा दूंगा और मैं ये करा दूंगा। हाँ, मैंने CHO के लिए बोला था कि नियमित कराऊंगा, तो नियमित कराऊंगा, जो जबान दी है वो करके छोड़ूंगा, तो करके छोड़ूंगा। कोई माइकल लाल नहीं रो सकता राजस्थान में, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल पे। साथियों, बिल्कुल 100% करवाएंगे तो करवाएंगे। अब साथियों आप आ जाइए फेस्ट, इसके बाद में CHA के बाद साथियों CHO वाले जितने साथी हैं उनसे मैं अब बात कर लेता हूं। आज उनसे पहले बात नहीं कर पाया, उन सभी साथियों का काफी समय से वेट चल रहा होगा। मेरे सभी साथी है जो, जिनको मैंने गोद ले रखा है, मेरे CHO को सभी को मैं आपको बता दूं। साथियों, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि MD सर अभी बाहर गए हुए थे, तो MD सर बाहर जाने की वजह से और चिकित्सा मंत्री से मिले भी थे, अभी आपको पता ही है काफी चीजों के लिए। तो साथियों 13 तक MD साहब आ जाएंगे। 14 को जो 10,000 वाला प्राइवेट कॉलेज का मैटर है वो मैटर जल्द ही सोल्व होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। 14 को जो बैठक रखी गई वो स्पेशली इसी चीज के लिए रखी गई है कि भाई जो 10,000 प्राइवेट सेक्टर वाला जो पैसा है उसमें कितना देना है, तय होना है, देना है वो तो तय हो चुका है। उसके लिए मैंने साफ एक ही बात रखी है कि अकाउंट नंबर स्वयं जो CHO है जिसने ब्रिज कोर्स किया है उसके खुद के अकाउंट नंबर लिए जाएंगे, उसी से ही उसी के अंदर उसी अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। बीकानेर वाले साथियों के, गवर्नमेंट कॉलेज वालों के पैसे आ चुके हैं। साथियों मैं आपको बता दूं क्लियर तरीके से, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो मैं बीकानेर वाले साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जो 28 लोगों के अकाउंट में पैसे आए वो अपनी वायरल कर दें ताकि सभी तक ये बात पहुंच जाए। मैंने जो बोला है वो कभी गलत नहीं निकला।
एक एक करके मैंने पैसे का काम आप लोगों का इस तरीके से करवाया है, क्योंकि ओपनली हम लोग कर नहीं सकते। कई काम ऐसे होते हैं, क्योंकि ओपनली करते हैं तो कॉलेज वाले एक्टिव हो जाते हैं, कॉलेज वाले एक्टिव होते हैं तो फिर आप लोगों का पैसा फिर से रुकने के प्रयास होते हैं। तो साथियों, एक विपदा नहीं होती है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। ओपन करके भी नहीं बोल सकते कई बार। पहले 10,000 वाले मैटर पे ज्यादा अपन ओपनली नहीं बोले, क्यों? क्योंकि ओपनली बोलते तो सबको फेल कर देते ये लोग उस वक्त ब्रिज कोर्स में। तो बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति जो मेरे साथियों की, मुझे खुद को पता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है, बेचारे परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। 7-8 महीने से उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है, इतनी मुश्किल से उन लोगों ने काम चलाया है ब्रिज कोर्स के दौरान। तो मैं उन सभी साथियों से, मेरी संवेदनाएं भी हैं और मैं दिल से उनके साथ हूं। साथियों, आप लोगों से के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक और चीज की है। पहले तो मैं बता दूं कि गवर्नमेंट वाले जो साथी हैं उनके भी पैसे आने शुरू हो गए। 17 कॉलेजों के अभी पैसे आ रहे हैं, कल परसों में, मंगलवार तक, शायद सोमवार मंगलवार तक आ जाएंगे, और आ भी गए होंगे, कुछ एक के शायद आने शुरू भी हो गए होंगे। उसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस बची हुई है, मैं आपको नाम बताऊंगा साथियों। कुछ कॉलेजेस से डाटा ही नहीं आया, अभी तक पूरा डाटा नहीं आया है कुछ कॉलेजेस से। तो वो कॉलेजेस अपना डाटा भिजवाएं फटाफट और अगले ही दिन अकाउंट में आपके पैसे डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन छोड़ के अगले दिन डलवा देंगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पास आउट CHOs हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ANMTC, GNMTC और जिकॉन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जितनी भी थी, उनसे ब्रिज कोर्स करने वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी एक बार और अपने जो प्रिंसिपल है उनको रिवाइंड करवाइए, जाके अपने जो डाटा है वो कंप्लीटली वापस कहिए कि भेजें वो लोग डाटा। उन लोगों ने यहाँ पे नहीं भेजा NHM को और RHS को, तो उनसे निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से दोनों जगह पे अपना, आप लोगों का जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो सारी चीजें एक बार के लिए भेजे। साथियों, साथ ही हालांकि हमने कोशिश की है कि मैंने ये कहा कि भाई क्रिस आईडी से आप लोग ले लीजिए, तो क्रिस आईडी वाले के लिए यूं कह रहे हैं कि भाई क्रिस आईडी से तो पहले ही हमारे पे वर्कलोड ऐसे हो गया है कि भाई प्राइवेट कॉलेज वालों का ही लेने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे अगर स्वयं भिजवा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि उनके पैसे जल्द से जल्द आ सकें। साथियों, उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर जो वाले जो साथी लोग हैं उनका 14 को फैसला हो जाएगा और ज्यादा समय अब लगने वाला नहीं है साथियों, आप बहुत जल्द करने वाले हैं इसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए मैंने एक काम और भी कर दिया साथ में, कि भाई सैलरी जो है वो कम से कम वो 3 महीने बाद देते हैं ये लोग। कोई भी संविदा पे कोई नौकरी लगते हैं तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसके बाद सैलरी मिलना शुरू होती है, 3.5 महीने के, 3.25 साढ़े 3 महीने तक। तो वो मैंने सोल्व कर दिया लगभग। मेरे अंदाजे से, जहां तक मेरी उम्मीद है कि 15 से पहले आपके अकाउंट में सैलरी आना शुरू हो जाएगी, यानी फर्स्ट मंथ की सैलरी आपको 15 से पहले मिल जाएगी। ये सॉल्यूशन हमारा फाइनेंस ऑफिसर है जो दीवान सर है, और उनसे सबसे बात हुई है। MD सर भी जिस दिन गए थे उससे पहले वाले दिन हम मिले थे, PD सर से भी मिले थे, तो क्लियर बात हुई थी कि सैलरी तो कम से कम करवाओ, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। उसके बाद जो साथी लोग परेशान है ट्रांसफर के लिए, मैंने कोशिश करके, साथियों आप लोगों ने देखा था कि जो वीडियो आया था मेरा, आप सभी को पता है कि कितना जबरदस्त हमने हंगामा किया था उस दिन, जब आपकी जो ज्वाइनिंग लिस्ट है वो जारी नहीं हुई थी, तो बहुत ज्यादा परेशान थे। और आप लोगों को होम टाउन दिलवाने के लिए ही वो मुख्य रूप से बहस हुई थी मेरी उस दिन, कि भाई सभी बच्चों को कोशिश करके होम टाउन दीजिए। तो मैं इनके ऊपर मैंने चढ़ाई कर दी थी उस दिन, और उसी की बदौलत लगभग 90% बच्चों को अपने होम टाउन या अपने घर के आसपास ज्यादातर को मिला, और 2 ही दिन में इन्होंने लिस्टें बना दी और इतनी स्पीडली काम हुआ साथियों। कुछ एक साथी लोग हैं जो परेशान है, कोशिश मेरी यही है कि उनको जिला तो उनको भी लगभग वही मिला है, थोड़ा बहुत अलग गिने चुने लोगों को जो मिला है, जिनकी मेरिट बहुत ही ज्यादा लो थी, गिने चुने लोगों को मिला है। तो उनको भी जो नए सब सेंटर्स हैं वो अपग्रेड होने वाले हैं 15 से पहले 10 से पहले होने वाले थे, लेकिन MD सर बार बार जो इधर उधर जा रहे हैं उसकी वजह से साथियों ये थोड़ी सी पेंडेंसी आ रही है। नहीं तो मैं इतने दिन कभी लगने नहीं देता किसी भी काम में, आपको पता है। इस पिछले महीने में सिर्फ 5-7 दिन ही MD साहब सिर्फ ऑफिस में रहे, जिस वजह से क्या है काम नहीं हो पा रहे ढंग से। और साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके हर काम को हम कर रहे हैं तो शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, आपसे निवेदन है। और आपके जूनियर्स को बोलें कि लिखित परीक्षा महा आंदोलन जो है अभी महासंग्राम है, युवा क्रांति महासंग्राम चिकित्सा विभाग का, चिकित्सा सुधार महाक्रांति आंदोलन है अभी साथियों। इस आंदोलन में आप लोग साथ जरूर दें। इसके बाद साथियों जो गाइडलाइन का है, मैंने आपको TOR डाला था साथियों। ये TOR पहले भी हमने डलवाया था, हालांकि जब पहले कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दी गई थी, पहले वाले साथियों को ज्वाइनिंग दी गई थी, उस वक्त भी ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो है अभी जो गाइडलाइन
गाइडलाइंस बन रही हैं राजस्थान की अपने की, और इसके अंदर जहां तक है एमडी साहब के आते ही 14 तारीख को इसका भी काम हो जाएगा, 14-15 को तो आते ही उनके, और जल्दी से जल्दी आप लोगों की गाइडलाइन जारी करवाने का भी काम करेंगे। कोई भी जो सीएमएचओ है या एमओ है उसको आप अपना टीओआर ले जाके दें। इसमें टीओआर में क्या है, काफी संशोधन होंगे अभी छोटे मोटे, इसमें रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसमें कि भाई क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए सही सुविधाजनक तरीके से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करवाने का प्रयास करेंगे। ये एक तरीके से रिफाइंड होगा, अभी एक चीज फिल्टर होती है ना, तो वैसे फिल्टर होगा एक तरीके से, और उसके बाद आपके सामने राजस्थान की गाइडलाइन के रूप में आएगा। तो एक बार के लिए हमने टीओआर, इन्होंने कहा है कि आप ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये टीओआर, तो हमें ये दिया था इन्होंने मीटिंग के अंदर वापस। तो भारत सरकार की गाइडलाइन जो है उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो है पूरा तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथियों सब सेंटर का इंचार्ज अलग से मैं इस ऑर्डर को डलवाने के लिए कटिबद्ध हूं, इसके लिए मैं मंत्री से भी मिल रहा हूं। साथियों मिला था उस दिन, बताया था, वापस भी मिल रहा हूं कि जो सब सेंटर का इंचार्ज क्या है, सीएचओ होता है, ये चीज आप लोग क्लियर करके डाल दीजिए एक आदेश के रूप में, ताकि ये भी एमडी साहब के आने के बाद ही डलेगा। हालांकि वो इसलिए डलवाना चाहते हैं क्योंकि बार बार फिर जो कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो गलत है। सब गतिविधियां जो हैं इन लोगों की वो मेरी नजर में है साथियों, हर चीज मेरी नजर में है, आप लोग चिंतित ना हो। साथ ही साथियों सबसे बड़ी बात है कि सब सेंटर में साफ मैंने ये कहा है ट्रांसफर वाले मामले में कि ट्रांसफर अभी आप लोग कर लीजिए जितने करने हैं, समय है आपके पास 10-15 दिन का, क्योंकि ट्रांसफर का काम अगर या तो विभाग को दे दीजिए या सीएमएचओ लेवल पे अब दे दीजिए, क्योंकि गिने चुने लोग ही हैं जिनके ट्रांसफर होने हैं, बाकी तो लगभग अपने आसपास पहुंच चुके हैं। तो साथियों मैंने इसलिए रखा कि भाई मैंने ये भी कहा कि भाई सब सेंटर का जो इंचार्ज होगा वो एक तरीके से सीएचओ होगा, और उसका अकाउंट उसके साथ सब सेंटर के अकाउंट के साथ एक तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा आने वाले वक्त में। तो क्या है, अभी से पोस्टिंग उनको वहीं दे दी जाए जहां से उनको बाद में ट्रांसफर नहीं कराना पड़े। तो ऐसे में उन सभी साथियों को क्या है, अभी से ही सही जगह पे पोस्टिंग दे दीजिए पहले ही, ताकि वो अकाउंट फिर खुल गया सब सेंटर के साथ और फिर वो इधर उधर हुए तो वो अकाउंट नंबर भी इधर उधर, सारा मामला इधर उधर होगा। हमने मंत्री जी को ये बात समझाई, पीडी सर को भी समझाई, तो उन्होंने कहा बात वाजिब है आपकी, इस तरीके से हम प्रयास करते हैं कि अभी जल्दी से जल्दी इसका समाधान करते हैं। तो एमडी साहब अब एक बार आ जाए तो 14 तारीख को बहुत सारे मुद्दों पर अपनी चर्चा हो जाएगी। कोशिश यही है कि 14 और 15 को 2 दिन बैठक होंगी और जल्दी से जल्दी इन चीजों को निपटाया जाएगा साथियों। साथ ही साथियों अब मैं आ जाता हूं वेटिंग और स्पोर्ट्स की पे, क्योंकि दोनों के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उससे पहले एक एब्सेंट वाले साथी लोग हैं, उनकी मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि शुक्रवार को फाइल चल गई है आप लोगों की। साथियों नोट शीटें वगैरह सारी तैयार हो गई, बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने काम कर लिया है लगभग कंप्लीट, उनको इसी बैच में जोड़ने के लिए पूरी तरह से स्पीडली काम कर रहे हैं। और जो छावड़ा मैम है उन्होंने भी मंडे को बोला है कि भाई उच्च अधिकारी है सौरभ जी वगैरह, उन्होंने सबने बोला है, सचदेवा जी ने, सभी ने, कि भाई हम मंडे या ट्यूसडे तक इनकी फाइल कंप्लीट करके और 14 को आते ही एमडी साहब से साइन करवा लेंगे। तो ये है कि जल्द से जल्द आप लोगों का समाधान होगा, क्योंकि बड़े स्तर का निर्णय है आपका। तो वापस एक बार हेल्थ सेक्रेटरी साहब तक भी आपकी फाइल जाएगी और तुरंत ये निर्णय लेंगे उस हिसाब से। तो साथियों पर कैसे जैसे करके आपका समाधान हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। स्पोर्ट्स और वेटिंग के अंदर बता दूं आपको, स्पोर्ट्स वाले जो साथी हैं उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि जो स्पोर्ट्स वाले साथी हैं उनकी गाइडलाइन, दिल्ली गए थे हम लोग, तो वहां से इन्होंने जो है मेल भेजा, लेकिन हमने कहा था कि इस वीक में कोई न कोई तुरंत प्रतिक्रिया जरूर आएगी। उन्होंने कह दिया था कि हम जवाब भेज देंगे इस वीक के अंदर अंदर, लेकिन 3-4 फेडरेशन के क्या है जो एड्रेस थे वो गलत निकल गए उसके अंदर, जिन फेडरेशन थी, तो उन्होंने ये माना कि कहीं चल तो रही है या फिर नहीं भी चल रही है, फर्जीवाड़ा तो नहीं है कहीं। तो ये सब चीजें चेक करने के हिसाब से यहाँ से वापिस एड्रेस वगैरह इन्होंने मांगे हैं पहले तो उन फेडरेशन से, फिर ये लोग वहां भेज रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग रहा है, नहीं तो ये जल्द से जल्द काम हो जाता। साथियों ये क्या बीच में डिले जो हुआ वो काफी हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये बहुत दुख की बात थी। तो साथियों स्पोर्ट्स की वजह से ये है कि स्पोर्ट्स की कितनी सीटें भरती है फिर कितनी खाली रहती है, उसी के चक्कर में वेटिंग का हम लोग थोड़ा सा पेंडेंसी चल रही है कि भी सेकंड वेटिंग अभी निकलवा दें, लेकिन वही बात है कि भी 219, 18, 205 की जो वेटिंग निकल के रह जाएगी, फिर से वही बात होगी। तो इससे अच्छा है कि भी अधिकारियों ने कहा है कि हम चाह रहे हैं कि भी जो वेटिंग निकले एक साथ में अभी निकले, क्योंकि बार बार हम वेटिंग नहीं निकालेंगे। इस बार जो वेटिंग निकलेगी उसके बाद हम एक भी वेटिंग नहीं निकालेंगे। तो वेटिंग निकलवाने का मजा भी तभी है कि जब 300, 350, 400 लोगों की तो कम से कम वेटिंग आए। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि भी, हम भी तो नहीं चाह रहे, अधिकारी भी यही चाह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स के जस्ट बाद में
क्या है, वेटिंग की सूची 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर हम निकाल देंगे। तो स्पोर्ट्स की सूची एक बार साथियों जल्दी निकलने वाली है, उसका काम भी जल्दी हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद में आप लोगों की सेकंड वेटिंग का काम होगा। तो साथियों उसी की वेट में हम लोग भी लगे हुए हैं। तो साथियों साथ आपसे सबसे निवेदन है कि आपके जूनियर्स को भी बोलें, आप लोग भी तैयार रहें। लिखित परीक्षा से महाआंदोलन भी हो रहा है, सीएचओ की भी मांगों को लेके जो कैडर निर्माण से संबंधित है और जो सारे काम है उसके अकॉर्डिंगली हम बड़े स्तर पे एक आंदोलन करने जा रहे हैं। तो जो सीएचओ की भी उसमें कुछ मांगे रहेंगी और जो चिकित्सा विभाग की भी कुछ मांगे रहेंगी, तो ऐसे मिला के एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस में जो नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ट्यूटर सब लोग लेने हैं, उसके अंदर अब संविदा पे इन्होंने लेना शुरू कर दिया स्टाफ, आपको पता है। तो हम उसका विरोध करते हैं। राजमेश को दे रखा है इन्होंने कुछ काम अलग से ले रखा है, 3-3, 4-4 हिस्सों में काम बांट रखा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें नर्सिंग कॉलेजेस में ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी जो पोस्ट हैं इनके लिए बहुत अहम बात करने में अभी आपके सामने आए हूं। इनका ढर्रा सुधारेंगे और चिकित्सा विभाग की जितनी भी कॉलेजेस हैं इसका सुधार महाअभियान भी इसी के साथ जोड़ा गया है। 6 महाअभियान एक साथ हम लोग चला रहे हैं, इस सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, वो सुधार कैसे होगा? जब होगा वो सुधार जब उन नर्सिंग कॉलेजेस की और इन सब की एक तो फीस कम होगी, दूसरा स्टूडेंट्स की क्योंकि वो एसएफएस सीटों पे है, दूसरा उनकी जो स्कॉलरशिप के जो मामले अटके पड़े हैं उनको सॉल्यूशन होगा, उनके लिए हॉस्टल व्यवस्था होगी, उन लोगों के लिए जो सारी की सारी व्यवस्थाएं सही प्रॉपर तरीके से होंगी, टीचर्स की व्यवस्था होगी। सबसे अहम है कि बच्चा कॉलेज ज्वाइन क्यों करता है, वो इसलिए ज्वाइन करता है कि उसको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, लेकिन वहां पे टीचर्स, प्रोफेसर्स वो है ही नहीं, सारे के सारे डेप्यूटेशन पे आके और वो पढ़ा रहे हैं, वो किस तरह से पढ़ाएंगे आप खुद सोचिए। तो ऐसे में ऐसी स्थितियों के खिलाफ हम बहुत बड़ा महासंग्राम छेड़ दिया हमने। इस सोमवार को तैयार हैं, इस सोमवार से तैयार है, 12 मई को भी बड़े स्तर पे हम आंदोलन करेंगे और लगातार अब आंदोलन हमारा जारी रहेगा। साथियों 12 तारीख तक अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, लिखित परीक्षा से इन सब चीजों से क्लियर तरीके से नहीं करते हैं, तो काले दिवस के रूप में भी हम मना सकते हैं। और मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% हम लोगों को हर चीज में जीत हासिल होगी। नहीं तो चाहे बैठे रहना आप लोग, कोई कुछ नहीं करने वाला है। इस मेडिकल फील्ड से 20-25 दिन के लिए मैं गया था, कुछ हुआ आप लोगों को दिख गया होगा। बीच में मैं जिस दिन चला गया, मुझे तो विश्वास है 100% मुझे दिख गए ढंग कि इस तरीके से तो ये मामला चलने वाला है नहीं। साथियों आंदोलन करो लेकिन अपने प्रोफेशन को बदलो। अपने प्रोफेशन में जो चीज गलत हो रही है, संविदा प्रथा गलत है, तो उसको बंद करो, तो बंद करो। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जब हमारे स्टेट में हो रही है गलत तरीके से भर्ती, उसको क्यों नहीं रोकेंगे हम? दूसरे स्टेट्स में भी तो लिखित परीक्षा से भर्तियां हो रही है। तो साथियों जाग जाओ, अपने अधिकार को पहचानो और उस अधिकार को पहचान कर सही तरीके से, जबरदस्त तरीके से सरकारों पे प्रहार करोगे तो ही सुनने वाला है। नहीं तो राजस्थान में आपको पता है अभी किसी का कुछ नहीं हुआ है, सब झूठी हवाएं बनाते हैं। बेरोजगार नेताओं को भेजा जाता है और सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि कैसे भी इस आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जाए, और आंदोलनों को डाइवर्ट करके पहले तो आंदोलनों में घुसाया जाता है, वो 2 ही दिन के लिए धरने पे बैठते हैं और वापस बिठा के उठा ले जाते हैं। सिर्फ ये तरीके चला रखे हैं सरकारों ने, कुछ नहीं है, आप लोगों का कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो नर्सिंग ट्यूटर की और इनकी जो भर्तियां हैं, इनको भी 3 हिस्सों में हमने बंटवाया। अभी बैठ के वार्ता हुई है तो उसमें 1000 से ऊपर पोस्ट अभी राजस्थान में खाली है। 7 पहले वाली नर्सिंग कॉलेजेस थी, उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, आगे वाली 7 के लिए संविदा पे लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो ही बातें हैं साथियों, घुमंतु स्टाफ चल रहा है। किस इंस्पेक्शन आता है किसी कॉलेज में तो उस कॉलेज का स्टाफ उठा के इस कॉलेज में टेक देते हैं। आप प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाते हो, इंस्पेक्शन करते हो, उन पे छापे मारते हो। खुद गवर्नमेंट कॉलेजेस इस हालात में है कि उनके अंदर उस कॉलेज से उठा के स्टाफ इसमें दिखा दिया जब इंस्पेक्शन आता है तब, और उस कॉलेज का उठा के उसमें दिखा दिया। तो यही चल रहा है। एक जो सिरही मेडिकल कॉलेज वाली जो घुमंतु वाली जो एक न्यूज लगी थी घुमंतु स्टाफ वाली, तो वो उस तरीके की हालात सभी कॉलेजेस में है। पूरे राजस्थान के चिकित्सा विभाग को सुधारना है हमें। तो इसके लिए 3 हिस्सों में इन भर्तियों को बंटवाया कि भाई आप चलो एक बार के लिए आप इमरजेंसी इतनी सारी भर्तियां नहीं कर सकते हो, तो कुछ हद तक आप डीपीसी पे भी करना चाहते हो, डीपीसी की भी मांग उठ रही है।
तो सीधी बात ये, कुछ हद तक आप संविदा पे भी लेना चाहते हो क्योंकि कम रुपए में आप स्टाफ लेना चाहते हो, तो कुछ हिस्से में आप स्थायी स्टाफ भी लीजिए। इस तरीके से क्या है 400 सवा 400 भर्तियां लगभग स्थायी के रूप में कराने की इनसे बात हुई है, सहमति बनी है। नर्सिंग ट्यूटर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ डीपीसी पे लेने की बात हुई है, 300 स्टाफ के करीब की, 250-300 की, और कुछ 301 स्टाफ, 309-10 के करीब स्टाफ संविदा पे लेने की बात हुई है, जो नए वाली राजमेश वाली कॉलेजेस हैं उनमें। तो इस तरह से एक मिक्सअप मामले की तरह अगर चलेंगे तो हो सकता है इसका समाधान हो जाए। नहीं तो डीपीसी आप अभी कर भी दोगे तो नीचे तो कोई ट्यूटर तो बचेंगे ही नहीं, फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वही रह जाएंगे। तो सभी पदों पे भर्तियां होनी जरूरी है। एएनएमटीसी भी खाली है, जीएनएमटीसी भी खाली है सभी जगह पे, और जो नए बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं वो भी खाली है, और मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं उनमें तो और भी ज्यादा पदों पे रिक्तियां पड़ी हैं। तो सरकार को इसको पूर्ण तरीके से संज्ञान में लेते हुए अच्छे मेडिकल स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलें, योग्य चिकित्सा कर्मी निकलें, इसके लिए सरकार को ध्यान देते हुए तुरंत प्रभाव से सभी कॉलेजेस में अच्छे से अच्छा जो है टीचिंग स्टाफ लेना होगा। अन्यथा सरकार के चिकित्सा महकमे की भी हालत खराब हो जाएगी साथियों। नहीं तो फिर जो बाहर से डिग्रियां बनवा के ला रहे हैं उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। हालात बहुत खराब हैं। आप सभी से निवेदन है कि संविदा प्रथा, जहां भी संविदा पे भर्तियां होनी शुरू हो रही है उनका विरोध करना शुरू कर दो। जो चाहता है कि मेरे जिले में संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए वो मुझसे जुड़े और हमें फोन करे, हम लोग उस जिले में भी आएंगे और महाअभियान भी चलाएंगे। जो क्रांति मार्च था वो भी अब आगे चलना शुरू हो रहा है। साथियों, मैं सीएचओ वाले साथियों से कहना चाहता हूं कि जो है यूनियन वाला मामला, उस यूनियन वाले मामले में रजिस्ट्रेशन नंबर हमने इसलिए वायरल नहीं किए हैं क्योंकि हम एक फॉर्म बना रहे हैं पूरा का पूरा, वो फॉर्म भी आप लोगों तक पहुंचेगा। वो फॉर्म आप लोगों को भरना है। जो भी उसकी सदस्यता लेगा, जो हमारे अब इसके अंदर जो अपने सारा का सारा आप सभी का ही वो सीएचओ फाउंडेशन है। चुनाव प्रक्रिया भी बस हम तो संरक्षक का काम करेंगे। अध्यक्ष भी आप लोग हो, उपाध्यक्ष भी आप लोग हो, महासचिव भी आप लोग हो, डेलीगेशंस भी आप हो, सारे के सारे सब जिलाध्यक्ष भी आप लोग हो। तो आप लोगों के ही चुनाव होंगे, आप लोगों के ही बीच सारा सिस्टमेटिक ढंग से होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी फॉर्म भरवाएं, उसके फॉर्म आप लोगों तक भिजवा दिए जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो साथी डेलीगेशन के रूप में काम करना चाहता है वो अपना हर एक जिले से मुझे पोर्टफोलियो जरूर सेंड करे, व्हाट्सएप करे। साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े, क्योंकि एक मजबूत, देखिए आप चाहते हो कि संगठन इस तरीके का बन जाए कि 2 दिन चले, 3 दिन चले, दुकानें चले, पर्चियां कट रही हैं नर्सेज एसोसिएशनों की, दिख रही होंगी आपको। वो हालात रहे और कोई पूछने नहीं आए, 10-10 संगठन बन गए नर्सेज एसोसिएशन में। ऐसे ही पैरामेडिकल में भी चल रहा है, ऐसे ही और फार्मेसी वालों में भी चल रहा है, सब जगह पे यही हालात हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग तैयारी कर लें साथियों, अच्छे से एक मजबूत संगठन। कोई काम धीमे धीमे कर रहे हैं तो तरीके से ही कर रहे होंगे, आप सभी को पता है कि कोई गुटबाजी नहीं फैले, किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं रहे। सभी को एक साथ लेते हुए मजबूत संगठन के रूप में आप लोग उभरेंगे राजस्थान में, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आपको भी उसमें साथ देना पड़ेगा। आपकी हर एक मांग को पूरा करवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। पूरी तरह से लड़ाई इसी तरह से जारी रखेंगे। और जो दूसरी भर्तियों वाले साथी हैं उनसे भी क्लियर कह दो कि भरत बेनीवाल का साथ दे दो। नहीं तो मैं आपसे निवेदन सच सच बताना चाहता हूं कि राजस्थान में वास्तव में मैं आखिरी बार लड़ाई लड़ूंगा, ये जबरदस्त वाली। अगर इस लड़ाई में अगर 100 थोड़ा सा भी मुझे बैकफुट पे आना पड़ा, 1%, पहली बात तो भरत बेनीवाल बैकफुट पे आता नहीं है। इतिहास गवाह है इस चीज का। जिस आंदोलन में कूदे हैं वो आंदोलन सफल रहा है, कभी भी असफल आंदोलन नहीं रहा है। जिस आंदोलन में कूदे 100% सफल आंदोलन रहा है। और लिखित परीक्षा का ये महा आंदोलन भी सफल करेंगे। और जो भर्तियां नहीं निकलवानी है, उनमें पदों की बढ़ोतरी करवानी है, वो भी सफल करके दिखाएंगे। और सारी भर्तियों के लिए चिकित्सा सुधार आंदोलन जो शुरू किया हमने, उस आंदोलन में आपको साथ देना है साथियों। और इसी के साथ एक ही बात कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, इनकलाब जिंदाबाद। साथ बनाए रखें साथियों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। यूट्यूब चैनल, ट्विटर और फेसबुक तीनों जगह पे सब्सक्राइब और फॉलो करें। ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पे अपने स्टेटस पे जरूर आप लोग लगा लें। एक टेलीग्राम ग्रुप हमने इस लड़ाई के लिए बनाया, वो आप लोगों के स्टेटस पे लगा के रखें, चाहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सके। साथियों, लिंक दे रखा है उसके अंदर नीचे की साइड में, इसमें तो वो आप देख लीजिएगा। वो लिंक आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े साथियों, जिससे हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। एकजुटता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। इनकलाब जिंदाबाद।